हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 11th के लिए थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 हमने देखा है। आप उसको आई होप आपने देखा होगा। आज हम इसको सेकंड पार्ट इसका देखने वाले हैं। जहां से हमने उसको ब्रेक किया था उसी के आगे हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। हम बात कर रहे थे मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके विषय में बात करने के बाद हम क्या करने वाले थे कि सीपी एंड सीवी में जो डिफरेंस आता है आर, उसका एक अल्टरनेटिव तरीके से उसकी डेरिवेशन करने वाले थे। तो हमने जहां तक किया है आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने दिखाया था मोलर हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से दिखाएंगे, जहाँ पे हमने हीट कैपेसिटी में अगर मोल से अगर हम डिवाइड करें नंबर ऑफ मोल से तो हमें ये मिल जाता है कि मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। एंड वी कैन डिफाइन टू स्पेसिफिक हीट सच एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV बोलते हैं, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज CP। और हमने इसमें डिफाइन किया था कि हम CP माइनस CV जो डिफरेंस आता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल है। ये आपका इक्वेशन 1 है। आइडियल गैस के लिए सिंपल रिलेशन है। अगर यही हम रियल गैस की बात करेंगे उसके लिए थोड़ा सा रिलेशन इसका कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो हम देखेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है रियल गैस। तो जो है उसको देखते हैं। सिंस वी नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल W होगा। इक्वेशन 2 मानते हैं। अगर हम कहते हैं कि इफ डेल्टा Q इज एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज डेल V क्या होगा हमारा 0 होगा। देन CV इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, देखिए यहीं से अगर हम डिवाइड करें डेल T से आपका ये आपका 0 होगा। तो यही हम क्या लिख सकते हैं, डेल Q अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तभी ये 0 हो रहा है। तो डेल U अपॉन डेल T भी लिख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हमने सब स्क्रिप्ट को यहाँ पे हम आप छोड़ सकते हैं, और छोड़ने की वजह क्या है, क्योंकि हमारा यहाँ इंटरनल एनर्जी है जो केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। इस कारण से ये रखिए या ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका इक्वेशन 3 हुआ। तो जस्ट पार्ट फर्स्ट में हमने जो जहां तक किया था यही था आपका, यही हुआ था। CP हमने डिफाइन किया था। CP हम कैसे निकाल सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वहां पे हम करेंगे कि वेयर द सब स्क्रिप्ट V इज ड्रॉप्ड इन द लास्ट स्टेप सिंस U ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो जो U होगा वो किस पे डिपेंड करता है, केवल हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इस बात के लिए यहां पे हमने V को ड्रॉप किया था। देखिए V से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसलिए डेल U अपॉन डेल T लिख सकते हैं इसको। Similarly, if del Q is absorbed at constant pressure means CP equals to del Q upon del T and constant pressure पे होगा। इस केस में क्या है, जब प्रेशर कांस्टेंट है उस केस में हमारा डेल W भी रहेगा, क्योंकि 0 नहीं होगा। वहां पे क्या वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था इसलिए वो 0 हो गया था। यहाँ पे 0 नहीं होगा। ये डेल U अपॉन डेल T होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। एंड यहाँ पे देखिए P एक प्रेशर होगा जो वहां कांस्टेंट लगाया जा रहा है, प्रेशर है समथिंग, कुछ कांस्टेंट बना रहेगा। डेल U अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर पे। इक्वेशन नंबर 4 होगा। द सब स्क्रिप्ट P कैन बी ड्रॉप्ड, केवल इस पार्ट से, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म सिंस U ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन T, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसलिए यहां से भी हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं प्रेशर को, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी है आपका, प्रेशर पे भी फंक्शन नहीं है ये आइडियल गैस के लिए। उस केस में हम CP को क्या लिख सकते हैं, CP को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि CP इक्वल्स टू डेल U अपॉन डेल T। P हमने ड्रॉप किया है, देखिए लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल U है यहां पे। कोई डाउट, P डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन नंबर 5। नाउ फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल का मतलब PV इक्वल्स टू म्यू RT होता है। यहाँ पे म्यू 1 लिया गया है, तो PV इक्वल्स टू क्या होगा RT आइडियल गैस केस में। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू P। इस फॉर्म में, डिफरेंस फॉर्म में लिखते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, P होगा, डेल V अपॉन डेल T होगा, ठीक है, एंड कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये हमारा 1 होगा R। तो मतलब इसकी जगह हम R को लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 कहाँ पे है, आपने पहले देखा होगा। 3 देखिए, आपने पहले जहां CV निकाला था वही है। 3 देखिए, डेल U अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ओके, एंड 4 ये है आपका, ऑन 5 ये है। 3, 5 एंड 6 आपका कहाँ ये है। इन तीनों को अगर यूज करें हम किस में, इसमें देखिए डेल U अपॉन डेल T की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
CV लिख सकते हैं इक्वेशन 3 से। P डेल यू डेल V अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको लिख सकते हैं केवल R। देखिए यहाँ से 6 से R, तो CP माइनस CV इक्वल्स टू R, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो ये हमारा एक अल्टरनेट तरीका है सिंपल आइडियल गैस के लिए कि हम इसको एक प्रूविंग कर सकते हैं कि CP माइनस CV जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R के इक्वल होगा। ओके, एक बार देख लीजिए आप। क्या किया हमने लिया है कि फॉर एन आइडियल गैस वी हैव अ सिंपल रिलेशन CP माइनस CV इक्वल्स टू R। सिंस फ्रॉम द फर्स्ट, ये कहाँ से लिया है, ये है फ्रॉम, लिख लीजिए यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां से लिया है हमने इसको, डेल Q इक्वल्स टू डेल U एंड प्लस डेल W। एंड अगर हम यहाँ क्या करते हैं, जो एनर्जी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब V1 V2 जो है इक्वल है, तो जो इसका डिफरेंस होगा 0 होगा। इसका मतलब वर्क क्या होता है, P डेल V होता है, तो वर्क आपका 0 हो जाएगा। उस केस में यहाँ पे डेल Q इक्वल्स टू डेल U होगा केवल। अगर इसको डेल T से डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या होगा, ये लिख सकते हैं, उसी को हम CV बोलेंगे। डेल Q अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एंड डेल U अपॉन डेल T लिख सकते हैं Q की जगह, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, V हो जाएगा। V को हमने ड्रॉप किया, क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम का फंक्शन नहीं, केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, इसलिए डेल U अपॉन डेल T लिख सकते हैं, सिंपल सा। आगे देखिए, सिमिलरली हमने क्या, यही आपका लिखा हुआ है कि वेयर वी कैन सबस्क्रिप्ट वी ड्रॉप्ड इन द लास्ट स्टेप सिंस U ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ओके, इफ डेल Q इज एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर उसका कांस्टेंट हो, उस केस में क्या होगा, अब हमारा वर्क 0 नहीं होगा, ना इंटरनल एनर्जी 0 होगी। उस केस में क्या होगा, देखिए कुछ फंक्शन ऐसा बनेगा, CP इक्वल्स टू डेल Q अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर पे, डेल U अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर पे, प्लस P डेल V अपॉन डेल T, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पे भी हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि इंटरनल एनर्जी है जो कि प्रेशर का फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली द सबस्क्रिप्ट P कैन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द फर्स्ट टर्म सिंस U ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन T, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, अब हम देखिए यहाँ से इक्वेशन 3 देखते हैं, ये है 3, क्या है, CV डेल U अपॉन डेल T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। डेल U अपॉन डेल T की जगह हम क्या लिखेंगे, केवल CV लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 है आपका, सेम देखिए 4 है, और ये देखिए 5 इक्वेशन है, इसका यूज करेंगे। सिमिलरली फॉर एन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, म्यू होता है, म्यू यहाँ पे कितना ले रहे हैं हम लोग, 1 ले रहे हैं हम, ठीक है, उस केस में ये बन जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यही बनेगा P डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर R। जहां पे अब देखिए इन इक्वेशन 6 एंड 3 डेल U अपॉन डेल T उसका यूज करिए, यहाँ पे CV हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, R होगा, CP माइनस CP इक्वल टू CV प्लस R, या हम लिखे CP माइनस CV इक्वल टू R। इसी को हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ बातें और हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखिए क्या है, पहले तो हमें इसके विषय में जानना होगा, क्या है ये। देखिए, every equilibrium state of a thermodynamic system is completely described by specific values of some microscopic, देखिए microscopic variable also called state variables, also called state variable। ये एक बार पहले भी हमने देखा है, उसे क्या बोलेंगे, state variables। For example, an equilibrium state of gas is completely specified by the
वैल्यू ऑफ पी वी टी एंड एम। ये पहले भी हमने देखा है, शुरुआत में जो लेक्चर था आपने देखा होगा। इन शॉर्ट, द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम state of system. The various state variables are not necessarily independent. The connection between the state variable is called the equation of state. For example, for an ideal gas, the equation of state is the ideal gas relation PV equals to mu RT. ये लिखते हैं equation of state. सेम इसी तरह से देखेंगे हम। For a fixed amount, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस दैट इज गिवन म्यू, आपको मोल की संख्या दी गई है। देयर आर थस ओनली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से पी एंड वी और टी एंड वी। द प्रेशर वॉल्यूम कर्व, पीवी कर्व जो कि हमने इंडिकेशन कर्व बताया था उसको, फॉर द फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड एन आइसोथर्म एंड रियल गैसेस में हैव द मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे हमने वहां पर रियल गैस के लिए हमने क्या, आइडियल गैस के लिए हमने पी वी इक्वल्स टू आर टी लिया है, लेकिन रियल गैस के लिए थोड़ा सा अलग होगा, उससे मोर कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा उससे अलग होगा। कुछ टर्म एक्स्ट्रा आएंगे जो कि रियलिटी के करीब उसको ले जाते हैं, ठीक है। द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स आर ऑफ टू काइंड। जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल होते हैं वो दो तरीके के होंगे। कौन कौन से? एक होगा एक्सटेंसिव वेरिएबल एंड इंटेंसिव। तो दोनों को देखेंगे, ये क्या है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल क्या है, ठीक है। इंडिकेट द साइज, ये क्या इंडिकेट करेंगे आपको, इंडिकेट द साइज ऑफ द सिस्टम एंड द वेरिएबल्स हुज वैल्यू गेट हाफ हो जाएगा इन ईच पार्ट आर एक्सटेंसिव। लाइक यू है, इंटरनल एनर्जी आपका क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है। एम क्या है, एक्सटेंसिव है। एंड सच एज प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंटेंसिव की। प्रेशर एंड टेम्परेचर डू नॉट एंड द वेरिएबल दैट रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर ईच पार्ट, दो पार्ट में अगर हमने रखा ए बी में, ईच पार्ट आर इंटेंसिव, दैट पी टी एंड रो डेंसिटी में आपको दिखाया गया है। ये हमारे क्या कहलाएंगे, दैट इज द इंटेंसिव। अब यहां पे देखिए से डेल क्यू दिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप देखिए डेल क्यू इक्वल्स टू क्या है, डेल यू प्लस पी डीवी। वॉल्यूम दिया गया है, तो ये पूरा पार्ट हमारा एक्सटेंसिव होगा। क्यों होगा, डेल यू हमारा क्या है, एक्सटेंसिव है, प्लस पी एंड डेल वी। यहां पे देखिए है क्या कि पी आपका इंटेंसिव है, लेकिन डेल वी क्या है, एक्सटेंसिव है। दोनों का प्रोडक्ट जो होगा एक्सटेंसिव, मतलब एक्सटेंसिव प्लस एक्सटेंसिव क्या होगा, टोटल एक्सटेंसिव। और ये हमारा क्या है, एक्सटेंसिव, इसलिए हमारा क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। ओके, ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको। एज emphasized earlier, Q is not a state variable। Q हमारा जैसे वर्क है, हीट है, ये क्या है, हमारी स्टेट वेरिएबल नहीं है। However, del Q is clearly proportional to the total mass of system and hence is extensive। एक्सटेंसिव आपको दिखाया गया है, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, del Q क्या है, एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, Q क्या है, एक्सटेंसिव होगा। अब हम देखते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हैं, ठीक है। उन प्रोसेस के बारे में पहले हम जानेंगे कितने प्रोसेस हैं आपके, और बाकी उसके बाद इनमें एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पे हमें दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है। पहला है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब ही क्या है, इसका वर्ड का मतलब क्या है, क्वासी स्टैटिक मतलब इनफाइनेटली स्लोली प्रोसेस है, एंड दैट इज एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम। किसी भी इंस्टेंट पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, सेम है। इतना धीरे इसको किया जाता है, इनफाइनेटली स्लोली प्रोसेस होगा ये। दूसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होगा, जिस आपको इससे पता चल जाना चाहिए, केवल इससे आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सभी वर्ड का मतलब देखिए आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल क्यू 0 होगा, क्योंकि वो इंसुलेटिंग जैसा बिहेव करते हैं, ना हीट लेंगे ना देंगे, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, यहीं से आप समझिए ये क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस मींस क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होगा। फिर आता है साइक्लिक प्रोसेस, मतलब डेल यू इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि हमारा ये यहाँ साइक्लिक प्रोसेस में जिस स्टेट से ये चलेगा उसी स्टेट पे वापस आ जाएगा।
उस केस में हमारी इंटरनल एनर्जी जो आपका इनिशियल है फाइनल, फाइनल से इनिशियल हो गया, तो मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब डेल यू क्या होगा हमारा, जीरो होगा। इस बात को समझ रहे होंगे। 3 प्रोसेस हमारे पास, जितने प्रोसेस है देखिए 1 2 6 प्रोसेस हैं और सभी को हमने शॉर्ट में देखा। अब एक एक करके हम इसको डिटेल में देखेंगे, क्या हम कैसे इसको करेंगे और इसके लिए वर्क डन कितना होगा, ठीक है, इन सबको चीज़ों को हम निकालेंगे। ध्यान से एक बार देखिए, एक बार शॉर्ट में समझिए कैसे इन वर्ड का मतलब क्या है, क्या किसमें कांस्टेंट है। देखिए फिर से, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस क्या होगा, इनफाइनेटली स्लोली प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल क्यू जीरो होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ही है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, बेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा, साइक्लिक प्रोसेस मतलब इंटरनल एनर्जी आपका जीरो होगा। इनिशियल स्टेट से फाइनल, और एक स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, उसके लिए जीरो होगा। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। पहला है क्वासिस्टैटिक प्रोसेस क्या है, तो यहां पे लिखा है इनफाइनेटली स्लोली प्रोसेस है। अभी हमने जैसे देखा, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इनफाइनेटली स्लोली प्रोसेस होगा। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम। हर इंस्टेंट पे क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, उसे हम बोलेंगे क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में क्या होंगे, इनफाइनेटली स्लोली प्रोसेस होगा और एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम। याद रख सकते हैं इसको। फिर देखिए बी पार्ट इसमें है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले ही बताया कि टेम्परेचर यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिक्स होगा। द आइडियल गैस इक्वेशन गिव्स क्या देगा हमको, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है। अगर म्यू मोल की बात करते हैं तो यहां अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप जानते हैं म्यू हमारा जो भी वैल्यू हम लेंगे फिक्स होगा। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट ये किस में आता है, आप देखिए पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा आपका, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ का एक तरीके से बिहेव होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा है, जैसे एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, हाइपरबोला होगा। सिमिलरली यहां पे देखिए, कंसीडर म्यू मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कंसीडर म्यू मोल ऑफ एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder at absolute temperature T. Suppose that gas undergoes an isothermal expansion from the initial state P1 V1 to the final state P2 V2. कह रहा है कंसीडर म्यू, कोई नंबर होगा, कुछ मोल, एक जनरल केस की बात कर रहे हैं, म्यू मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर at absolute temperature T. Suppose that gas undergoes an isothermal expansion from the initial state P1 V1 to P2 V2. अच्छा, एक्सपेंशन की बात कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम हमारा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं बढ़ रहा है कि नहीं। चलिए तो हम वहां वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन क्या होगा, P इंटू डी वी होगा, P डी वी होगा। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं P डी वी इक्वल्स टू V1 से V2। वॉल्यूम कहां से, V1 से V2 जा रहा है। हम यहाँ एक्सपेंशन की बात करें, मतलब V1 कम होगा V2 ज्यादा होगा, P डी वी। अब आइडियल गैस इक्वेशन से हम P निकाल सकते हैं। PV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर टी अपॉन V लिख सकते हैं, एंड डी वी V1 से V2 तक। ओके, और यहां से देखिए क्या होगा, W इक्वल्स टू म्यू आर टी V1 से V2 डी वी अपॉन V। म्यू आर टी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल आया। 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या करते हैं, दैट इज द log x, ln x होता है, बेस ई होगा, log x होगा, यहाँ पे log v आया, V2 माइनस V1। म्यू आर टी log अपर लिमिट V2 माइनस लोअर लिमिट V1 होगा। अरे log V2 माइनस log, जहां पे V है वहीं पे V2 रखा पहले, माइनस जहां पे V है वहीं पे V1 रखा, log बेस ई V1। ओके, एंड W इक्वल्स टू म्यू आर टी log
बेस ई V2 अपॉन V1। भाई यहां लिख सकते हैं ना, log m माइनस log n, log m बाई log n, log m बाई n, यही होगा। तो यहां से वर्क डन को अगर हम क्या है यहां log बेस 10 में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1, यही हमने लिखा। सिंस वी नो दैट P1 V1 यहाँ पे यही तो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हम निकाल सकते हैं, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि V2 अपॉन V1 यहाँ पे है, वहीं P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। तो W क्या होगा, 2.303 म्यू आर टी लॉग 10 P1 अपॉन P2 होगा। लिख सकते हैं कि नहीं, अरे सिंपल सा यहाँ P1 अपॉन V1 इक्वल टू P2 V2, V2 अपॉन V1 P1 अपॉन P2 होगा। तो हमने V1 V2 अपॉन V1 जहां वहीं P1 P2 लिख दिया, यही तो किया है। एक बार और देखिए आप, देखिए हमने कहा कुल मिला के ये 6 प्रोसेस हैं आपके पास, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या है, इनफाइनेटली स्लोली प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा क्यू 0 होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी आपका 0 होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट से फाइनल, फाइनल में इनिशियल, सेम स्टेट में जाएगा और स्टेट फंक्शन है तो क्या होगा, 0 होगा। ये आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा, ओके। और क्या है, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या है, इनफाइनेटली स्लोली प्रोसेस है। पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहला आपका यही है, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस है, इनफाइनेटली स्लोली प्रोसेस है। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम, टेम्परेचर और प्रेशर हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होंगे। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस T फिक्स होगा, अभी हमने बात की, भाई यही तो देखा आपने, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एडियाबैटिक क्या है, डेल्टा क्यू 0 होगा, तो क्या होगा, T फिक्स होगा। द आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, PV इक्वल्स टू RT होता है। यहाँ पे अगर T फिक्स करते हैं तो म्यू कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं आएगा, एक फंक्शन बनता है। अगर ऐसा आप देखना चाहिए किससे मिल रहा है, हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था ना, टीवी के बीच में पापा, टी मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो क्या है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के, V के प्रोपोर्शनल होगा, या हम कहें कि जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा 1/V के, ऐसा बोल सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। कंसिडर म्यू मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, सपोज दैट गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब सीधा समझिए कि V1 V2 ज्यादा होगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। फॉर द इनिशियल स्टेट P1 V1 एंड फाइनल स्टेट P2 V2, मतलब हमारा 100% है, वहां पे क्या होगा, V2 हमारा इंक्रीज करेगा। चलिए हम वर्क निकाल सकते हैं, यहाँ वर्क क्या होगा, PdV होगा, जहां V1 से V2 तक इंटीग्रेट करिए, यही तो वर्क होगा ना। आप एक लेक्चर पीछे है पार्ट 1, उसको भी देखिएगा, आपको और समझ में आएगा। PdV होगा V1 से V2, और यहाँ पे हमने क्या रखा, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ लिख देता हूं मैं, PV इक्वल्स टू RT हमने रखा, म्यू RT, म्यू मोल लिया है, तो यहाँ से अगर हम निकालें P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, म्यू RT अपॉन V, यही तो रखा है हमने, म्यू RT अपॉन V, और dV वैसा का वैसा है। जहाँ म्यू आपका, R आपका, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गए, ठीक है। dV अपॉन V है, V1 से V2, म्यू RT आपका वैसा का वैसा है, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ आपको याद हो जो नहीं जानते हैं, 1/x dx क्या होता है, ln x होता है, ठीक है। ln का मतलब तभी लिखते हैं जब log बेस e हो। सिमिलरली म्यू RT यहाँ पे log V होगा, अपर लिमिट रखिए V2 होगा, माइनस लोअर लिमिट कितना होगा, log बेस e V1 होगा। W इक्वल्स टू यहाँ वर्क आएगा, म्यू RT log बेस e V2 अपॉन V1। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपका कैसा है। अगर आपको वैल्यू दी हुई है, उसमें दिया है कि log e समथिंग इतना वैल्यू दी गई है, तो V2 और V1 डायरेक्ट रखिए, इन सब की वैल्यू रखेंगे, वर्क आ जाएगा। किस केस में ये वर्क अप्लाई करेंगे, जहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस हो। फिर से ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे जब हम आप आंकिक प्रश्न करेंगे वहां पे ध्यान रखना है आपको, ये आपको फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही कि वहां आइसोथर्मल प्रोसेस है। उस कंडीशन में आप मोल रखेंगे,
आर की वैल्यू 8.31 समथिंग, टेम्परेचर जो भी आपको दिया है केल्विन में चेंज करके, लॉग V2/V1 वॉल्यूम जो भी आपको दिया होगा, लॉग अगर वॉल्यूम दिया है तो उसका यूनिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं हो क्योंकि दोनों का रेशियो है। तो वहाँ पे लॉग की जो भी वैल्यू निकाल, अगर दिया हो आपकी लॉग इतना है तो वो ऐसा क्वेश्चन बनाते ही है कि जिससे आपको वही वैल्यू मिले, तो आपको वैल्यू आएगी, आपको यहाँ पे जो वर्क होगा वो मिल जाएगा जूल में, अगर सभी MKS में रखा है। अगर बशर्ते आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं लॉग बेस 10 में। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, 2.303 से मल्टीप्लाई करिए म्यू आर टी लॉग V2/V1 बेस 10। सिंस P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू V2/V1, ऐसा लिख सकते हैं ना, V2/V1 इक्वल्स टू P1/P2 लिख सकते हैं। तो जहां पे हमारा V2/V1 है उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से, इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, P1/P2 लिख सकते हैं। तो यहां से वर्क आपका जो आया कितना आया, वर्क आता है आपका 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 P1/P2, ये आपका वर्क यहां पे आएगा। किस केस की बात कर रहा हूं, ये आप हमेशा याद रखना है, आपको क्वेश्चन करने के दौरान याद करने की जरूरत नहीं, 2-3 बार आप इसको डेरिवेट करिए कैसे आ रहा है, अपने आप आपको ये मन में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होगा, तभी तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहे हैं इसको। आइसोथर्मल प्रोसेस बोलने का मतलब यही है कि वहां पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, अगर चेंज उसका क्या हुआ, जीरो होगा। भाई जब चेंज कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब हमारा जो यू होगा इंटरनल एनर्जी, जो कि प्योरली फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर का फंक्शन होगा उस केस में क्या होगा, ये जीरो होगा। तो इससे हम ये आइडिया आपका फर्स्ट इक्वेशन से आप देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखेंगे, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा। अब यहाँ पे डेल यू तो जीरो हो गया, तो डेल क्यू इक्वल्स टू वर्क डन के बराबर होगा ये। इसका मतलब ये है कि हम हीट को भी अब निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल है, तो जो वर्क आया वही क्या होगा, डेल क्यू भी होगा। तो डेल क्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा 2.303, वही वैल्यू होगी जो वर्क में निकाला है, म्यू आर टी लॉग बेस 10 P1/P2। ओके, उसके नीचे एक बात देखिए क्या लिखी हुई है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। इट इज क्लियर दैट whole of the heat energy supplied to the system is utilized by the system in doing external work and there is no change in the internal energy of the system। एक बार फिर समझिए आप, it is clear that whole of the heat energy supplied to the system is utilized by the system in doing external work, there is no change in the internal energy of the system। सिंपल, इंटरनल एनर्जी हमारा क्या वैसे ही जीरो हो रहा है, तो यही तो कह रहा हूं कि जो टोटल हमारा वर्क डन हो रहा है वो यूटिलाइज्ड हो रहा है किसमें, कि एक्सटर्नल वर्क में। दैट इज डेल यू इक्वल्स टू आपका, सॉरी डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू के बराबर है, दोनों इक्वल है। अब इसी केस में आइसोथर्मल के लिए हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व क्या होगा, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, पीवी इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल क्या कर्व क्या होगा, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज इसका हम डिफरेंस निकालिए तो क्या होगा, पी डीवी होगा। डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, पी डीवी लिख सकते हैं। एक बार पी को बाहर रखिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, फिर वी को बाहर, डीपी को, यही है डिफरेंशियल फॉर्म। और इधर करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो डीपी इधर रखिए अपॉन डीवी, अरे एक तरफ ले जाइए, रुक जाइए, यहां पे ऐसे लिख सकता हूं मैं कि वी डीपी इक्वल्स टू माइनस पी डीवी लिख सकता हूं, या मैं कहूं डीपी इक्वल्स टू डीपी बाई डीवी क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई वी। ये देखिए, तो यही आपका स्लोप कहला। जैसे मैं कहूं कि कोई कर्व दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इस पे हम स्लोप निकालने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएट करिए, तो यही तो हमारा स्लोप कहलाता है। सेम ऐसे हमने यहाँ पे किया कि डी पी अपॉन डी वी के लिए,
तो हमारा स्लोप जो आया -P/V आएगा। अगर आइसोथर्मल कर्व की बात करें वो कैसा होगा, हमने कहा तो PV इक्वल्स टू टेम्परेचर कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ स्टेट से आप निकाल सकते हैं PV इक्वल्स टू कांस्टेंट या तो XY इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि हाइपरबोलिक कर्व होगा। कर्व कुछ ऐसा होगा, हाइपरबोला बोलेंगे उसको। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है, P आपका Y एक्सिस पे लिया गया है, वॉल्यूम आपका X पे है। P आपका Y एक्सिस पे है और वॉल्यूम किस पे है, X एक्सिस पे है। इस केस में हमारा ये क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा और PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। तो इस केस में आइसोथर्मल के लिए हमारा ये आपका कर्व होगा। आई होप इतना आइडिया लगा होगा। एक बार ध्यान से देखिए, चलिए यही हमने देखा आइसोथर्मल क्या होगा, प्रोसेस क्या है कि फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, T फिक्स होगा। द आइडियल गैस इक्वेशन आपको ये दिया गया है कि PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कहाँ से आया, PV इक्वल्स टू म्यू RT से आपका आएगा, PV इक्वल्स टू म्यू RT से आपका ये आएगा, PV इक्वल्स टू म्यू RT से आएगा, जहाँ म्यू आपका मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है। कंसीडर म्यू मोल हम ये कंसीडर कर लेते हैं ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। सपोज दैट गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट V1 से फाइनल स्टेट P2 तक। ये हमने किया। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क डन निकालना है, PdV होगा। वॉल्यूम कहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं, हमने लिखा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, V1 से V2 हो रहा है। जाहिर सी बात एक्सपेंशन मतलब V2 ज़्यादा होना चाहिए, V1 से V2 PdV किया हमने। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट से आप देखिए P निकाल सकते हैं, यहाँ से म्यू RT/V होगा, हमने यहाँ पे रख दिया म्यू RT/V dV। म्यू RT कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, V1 से V2 dV/V होगा। सिंपल सा आप इसको निकाल सकते हैं। म्यू RT होगा log V बेस E V2/V1 होगा। ओके, यहाँ पे वर्क डन म्यू RT बाहर आ जाएगा, इसको आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। लिमिट क्या है, ये जो बगल में लिखा होता है लिमिट, जहाँ से जहाँ तक ये करते हैं कर्व को, V1 से V2 जा रहा है, V2 log E, पहले V की जगह V2 रखेंगे, माइनस log V1/बेस E, म्यू RT log बेस E V2/V1 होगा। वर्क डन कितना होगा, 2.303 म्यू RT log 10 V2/V1। ये हमने जब log बेस E को हम 10 बनाते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंस P1 P2 और इक्वल टू P2 V2 होगा। सिंपल सी बात है, क्यों होगा, क्योंकि P1 V1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, यही तो हमारा आइसोथर्मल है। वहां से हम जहाँ पे V2/V1 है वहीं हम क्या लिख सकते हैं, P1/P2 लिख सकते हैं, इसी से हमने लिखा है, जो कि इसके लिए इक्वेशन है। और यहाँ से हमें वर्क डन आपको मिल जाएगा। उसी देखिए उसी सीरीज में हमने क्या किया, इसी तरीके से कि एज वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर अगर हमारा क्या है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। इंटरनल एनर्जी आपका जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन है, जब टेम्परेचर ही जीरो तो वो भी जीरो होगा, डिफरेंस चेंज उसका क्या होगा, जीरो होगा, चेंज आपका जीरो हो रहा है। डेल Q/डेल W होगा, जितना वर्क होगा वही आपका डेल Q हीट भी होगा। तो 2.303 म्यू RT log बेस 10 P1/P2 होगा। इट इज क्लियर दैट होल ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाइड, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम इज यूटिलाइज्ड बाय द सिस्टम इन द डूइंग एक्सटर्नल वर्क एंड देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किस केस की बात कर रहा हूं, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व क्या होगा, हमने कहा PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये इसका एक इन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, फंक्शन ही PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। इसका डिफरेंस फॉर्म में लिखिए, डिफरेंशियल फॉर्म PdV होगा, एक बार P बाहर dV, VdP इक्वल्स टू जीरो। VdP क्या होगा, माइनस PdV के बराबर होगा। dP/dV क्या होगा, माइनस PdV। इसका जो कर्व होगा PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसा ही होगा जैसे XY इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। तो XY जैसे कॉन्स्टेंट होता है उसका कर्व कैसा होता है, हाइपरबोला होगा, हाइपरबोलिक कर्व होगा। सेम वैसा यहाँ पे कर्व बनाया गया है, P Y एक्सिस पे, V आपका X। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने दोबारा बल्कि आपको समझा दिया, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है। वर्क डन आप याद रखेंगे। सिमिलरली आपका एक और आता है इसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है।
तो देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, एक बार रीड करिए आप। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डू चेंज। वो चेंज हो सकते हैं कि आपका प्रेशर भी चेंज हो, वॉल्यूम भी चेंज हो, टेम्परेचर भी चेंज हो, कोई दिक्कत नहीं, डू चेंज, ये चेंज होंगे। बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसमें किसी भी तरीके से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, हीट ट्रांजिट ही नहीं होगी इन दोनों के बीच में, ना सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वो अपना चेंज हो, बिल्कुल सही है, लेकिन किसी भी तरीके से सिस्टम जो भी है उससे सराउंडिंग से किसी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें एक आपका इक्वेशन होगा, इसको डिफाइन करने के लिए कौन से प्रोसेस में, सभी के लिए है, पी वी की पावर गामा, पी वी की पावर गामा एक आपका होगा, पी वी देखिए यहाँ दिया गया है, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे गामा जो है क्या है, ये रेशियो होता है सीपी एंड सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दोनों का रेशियो है, गामा बोलते हैं। यहाँ हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के तौर पे लिखें, लो टेम्परेचर 1+2/f होगा, जहाँ स्मॉल f डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मैंने बताया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपने पढ़ रखा है। तो हमने ये जाना कि थर्मोडायनेमिक एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच pressure, volume and temperature of system do change but there is no exchange of heat between the system and the surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, किसी भी तरीके से हीट एक्सचेंज नहीं होगा। इट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डू चेंज बट, देखिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर of the system do change but there is no exchange of heat between system and surrounding। ध्यान रखना है आपको, इसका मतलब डेल क्यू इक्वल्स टू 0 होगा, जो हीट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस sudden and quick process will be adiabatic since there is no sufficient time available for the exchange of heat, so process adiabatic। अगर आपको याद हो जब हमने वेव पढ़ा था वहां पे मैकेनिक्स में, क्लास इसी में है, 14th यूनिट है, तो वेव पढ़ा था, वहाँ पर हमने साउंड वेव की बात की थी। जैसे न्यूटन ने जब साउंड की वेलोसिटी निकाली थी, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना 279 मीटर पर सेकेंड आया था, उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस माना था। बाद में उसमें करेक्शन किया जाता है बाय द लाप्लास, लाप्लास ने वहाँ पे करेक्शन किया, तो उन्होंने यही कहा था कि जो ये प्रोसेस है वेव के ट्रेवल करने का वो कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। मतलब क्या है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेसर इतनी तेजी से होता है, जो प्रेशर डिफरेंस आपका होता है, ये चलते हैं ना, तो ये इतनी तेजी से होता है कि इस प्रोसेस में जो हीट का एक्सचेंज होता है वो हो नहीं पाता, इसलिए इसको क्या बोला गया है, एडियाबैटिक प्रोसेस। सेम वैसा ही है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ए सडन एंड क्विक प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक सिंस देयर इज नो सफिशिएंट टाइम अवेलेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट, सो प्रोसेस इज एडियाबैटिक। ध्यान से देखिएगा, ए सडन एंड क्विक प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक सिंस देयर इज नो सफिशिएंट टाइम अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट, सो प्रोसेस इज एडियाबैटिक। इसके लिए हमें ये डिफाइन किया गया, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो डेरिवेशन, नो डेरिवेशन फॉर इट वी विल सी इन हायर क्लासेस, इसका कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसे हम हायर क्लासेस में देखेंगे, ये आप याद रखिएगा। जैसे वहां पे आइसोथर्मल में क्या था, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, ये डेरिवेशन है लेकिन हायर क्लासेस में आपके सिलेबस में नहीं है। हायर क्लासेस का मतलब ये नहीं 12th में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप इसको, वहाँ पे इसका डेरिवेशन होगा, लेकिन यहाँ के लिए नहीं। एक बार इसको रीड करिए अच्छे से, आप देखिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। देखा होगा आपने, सिंपल सा है एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट होने का मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, मींस जो डिफरेंस होगा हीट ट्रांसफर, ट्रांजिट हीट होगा, वो 0 होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। इसमें
बाकी चीजें चेंज हो सकती हैं, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज होंगे, वो चेंज हो बशर्ते, लेकिन यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इट इज अ वेरी क्विक प्रोसेस एंड सडन प्रोसेस and will be adiabatic since there is no sufficient time available for the exchange of heat, so process is adiabatic। इसके लिए हमें एक फंक्शन मिला है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, एक इक्वेशन है, लेकिन नो डेरिवेशन फॉर इट वी विल सी इन हायर क्लासेस। मैंने ये सब बोला आपको, और आप रखिएगा मन में इसको, पीवी की पावर गामा। गामा क्या है यहाँ, सीपी और सीवी का रेशियो है, या इसको अगर दूसरे टर्म में लिख सकते हैं 1+2/f में, जहाँ f डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस टर्म में आप निकाल सकते हैं। डाई एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, या पॉली एटॉमिक उसी को बोलते हैं, इन सब के लिए हम निकाल सकते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए 1.66 या 67 बोलते हैं, और डाई एटॉमिक के लिए 1.40 होगा। ट्राई एटॉमिक के लिए कितना होगा आप निकाल सकते हैं, 1.33 आएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं गामा की वैल्यू कितनी होगी, आपको आइडिया लग जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, जहां पर क्या होगा, हीट का एक्सचेंज। ये सडन प्रोसेस होते हैं, जैसे ट्यूब का फटना, साइकिल की ट्यूब का फटना भी कैसा प्रोसेस है, ये सडन प्रोसेस है। अभी इसके बारे में सब पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, वो सब देखेंगे हम। चलिए, अब जैसे यहाँ पे पीवी इक्वल्स टू गामा लिखा, पीवी की पावर गामा ये हमने लिख रखा है इक्वल टू कांस्टेंट। इसको और भी चेंज कर सकते हैं दूसरे तरीके से, किसकी मदद से, इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस के लिए। हम जानते हैं पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, हम पी वी इक्वल टू आर टी हो सकता है, या यहां से हम वी निकाल लें तो आर टी अपॉन पी भी लिख सकते हैं, इसको आर टी अपॉन पी भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या रखते हैं, पी और वी की जगह जाके, वी यहाँ पे हमने रखा है, ये हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट से इसको निकाला आइडियल गैस इक्वेशन से, तो यहां से हम वी निकाल सकते हैं ना, पी वी इक्वल्स टू आर टी है, तो वी इक्वल्स टू कितना होगा, आर टी अपॉन पी। तो हमने वी की जगह क्या रख दिया, आर टी, आर की पावर गामा। जब इसको रखेंगे तो वी की पावर गामा है ना, यहाँ पे पावर में आर की पावर गामा, टी की पावर गामा, पी पावर गामा होगा, कांस्टेंट होगा। आर एक कांस्टेंट है, इसकी पावर कुछ भी हो ये भी एक कांस्टेंट ही आएगा, उधर लेके चले जाइए। पी की पावर ऊपर ले जाएंगे माइनस में होगा, 1 माइनस, देखिए यहाँ पे 1 होगा, 1 माइनस गामा, और टी की पावर गामा। ये एक आपको एक और इक्वेशन मिला। सिमिलरली अगर देखिए यहीं पे हम P की वैल्यू निकाल के रखें कि आर टी अपॉन वी लिखते हैं, देखिए P V की पावर गामा, P V की पावर गामा, उसमें हम V की वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ से P की वैल्यू निकाल के रखिए आर टी अपॉन वी। जैसे यहाँ पे रखेंगे आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, T V की पावर गामा -1, ये भी एक इक्वेशन आपको मिला, T V की पावर गामा -1, वेयर गामा क्या है, गामा इज द रेशियो ऑफ CP एंड CV। ओके, चलिए इसके लिए हम वर्क डन निकालते हैं। कैसे इसके लिए हम वर्क डन निकाल सकते हैं, लेट इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम इज P1 V1 एंड T1 एंड आफ्टर एडियाबैटिक चेंज फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम इज P2 V2 एंड T2। देन हम ऐसा लिख सकते हैं कि P1 V1 पावर गामा, भाई P1 PV की पावर गामा कांस्टेंट है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 को पावर जो गामा है इक्वल्स टू K, जो कि कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पे देखिए वर्क डन क्या आ जाएगा, V1 V2 PdV होगा। यहां से हम निकाल सकते हैं कैसे, देखिए यहां पे हमने रखा क्या है, देखिए अगर हम इसके यहां पे रखे हैं कि भाई PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहीं पे देखते हैं हम लोग, देखिए हमने कहा PV की पावर गामा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसी में देखते हैं, और इसको हमने कितना माना है, K माना है। तो हम यहाँ से P निकाल सकते हैं, P को क्या लिख सकते हैं, K अपॉन V की पावर गामा, नीचे जाएगा ये, फिर इसको और ये भी लिख सकते हैं कि K V माइनस गामा, ये लिख सकते हैं। तो हमने P की जगह देखिए यही रखा है, यहाँ P की जगह हमने क्या रखा है, K बाहर आ गया, V की पावर माइनस गामा dV। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है आपको इंटीग्रेशन करिए। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो कैसे करेंगे, ये क्या होगा, जो पावर होगी उसमें 1 ऐड करेंगे, और उतना नीचे वही पावर में 1 ऐड करके लिख देंगे आप, और एक ये आपका यही आएगा। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे हमने वही किया है, v की पावर माइनस गामा है, उसमें 1 ऐड करिए, माइनस गामा +1, यहाँ पे क्या होगा, माइनस गामा +1, V1 से V2 होगा।
के आपका बाहर है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस गामा प्लस वन, नंबर ही तो है गामा, एक रेशियो है, कोई यूनिट नहीं होगी, माइनस गामा प्लस वन ये होगा। यहां पे देखिए इसमें हमने रख दिया इसकी वैल्यू, पहले अपर लिमिट v2 माइनस गामा प्लस वन, v2 माइनस गामा प्लस वन, माइनस लोअर लिमिट इसी जगह हम v1 रखेंगे, माइनस करके v1 माइनस गामा प्लस वन रख देंगे हम। वर्क डन यहां से क्या होगा, अब देखिए यहां पे हमने क्या किया कि माइनस गामा प्लस वन में से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहां पे 1 माइनस गामा लिख सकते हैं इसको, या ऐसे ही लिखिए माइनस गामा प्लस वन, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर यहां पर हम निकालें तो क्या होगा 1 माइनस गामा, या हम इसको गामा माइनस वन लिख सकते हैं, जिस भी तरीके से आप लिखना चाहें। देखिए माइनस गामा प्लस वन होगा के, v2 माइनस गामा प्लस वन होगा, माइनस में लिखा हुआ है। यहां पे देखिए हमने किया क्या है, माइनस यहां से कॉमन लेंगे, इस जगह से माइनस कॉमन लीजिए तो क्या होगा 1 माइनस, माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम v1 लिख सकते हैं, v1 की पावर माइनस गामा एंड v1 लिख सकते हैं, v1 की पावर माइनस गामा, ये वही लिखा हुआ है भाई। कहीं पे अगर लिखा है कि a x की पावर a प्लस b लिखा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x की a पावर a एंड x की पावर b, ठीक है। या अगर ऐसा नहीं है, किसी और तरीके से है, x की पावर a माइनस b करके लिखा है, तो x की पावर a एंड x की पावर माइनस b, ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको। सेम वही हमने यहाँ पे किया है कि जब हमने यहाँ पे क्या है v2 की पावर माइनस गामा प्लस वन लिखा हुआ है, v1 की पावर क्या किया माइनस गामा, और v1 की पावर माइनस गामा प्लस, ये v1 प्लस में है ना, माइनस गामा प्लस ये प्लस में है, यहाँ पे 1 है ना, जहाँ पे पावर कुछ नहीं वहाँ पे क्या होगा 1 होगा। और ये हमारा k की वैल्यू ही है p1 v1 की पावर गामा, k की वैल्यू ही यही है p1 v की पावर, ये देखिए यही तो मान के चले थे हम लोग, p1 v1 की पावर गामा, p2 v2 की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की वैल्यू हमने k मान रखा है, उसी वजह से हमने k की जगह हमने क्या रख दिया p1 v1 की पावर गामा, जहां पे v1 वाले में हमने ये रखा p2 v2 की पावर गामा, v2 माइनस गामा एंड v2 होगा, सिंपल सा। इस तरह से हमारा क्या हुआ 1 माइनस गामा, 1 सेकेंड, यहाँ पे एक गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे हम, माइनस हमने वहां से कॉमन लिया तो एक माइनस बाहर आएगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस गामा। चेक करिए, माइनस गामा प्लस 1 है, v2 माइनस गामा प्लस 1 है, सही है यहाँ पे। सही है, गामा माइनस, ये गामा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो गामा माइनस 1 होगा, p1 v1 माइनस p2 v2 होगा, ओके ये आएगा आपका। यहाँ भी यही होगा, गामा माइनस 1 होगा, क्या होगा गामा माइनस 1, दैट इज t1 माइनस t2, ये आपका आ जाएगा, t1 माइनस t2 होगा, pv इक्वल्स टू म्यू आर टी। फिर से यहाँ पे देखिए, नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा, जहां पे मैं यहाँ पे इस बार क्या होगा ट्रांजिएंट हीट ही जीरो होगा, आपका जीरो होगा, यहाँ पे डेल यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू आएगा, जहां पे लिखेंगे इट मीन्स दैट the work done by the ideal gas during adiabatic expansion or compression is on the cost of change in internal energy proportional to the fall or rise in the temperature of the gas, okay।
it means that the work done by an ideal gas during adiabatic expansion or compression is on the cost of change in internal energy proportional to the fall or rise in the temperature of gas. Okay, कैसे आप देखिए, if gas expand adiabatically from work is done by the gas so the work is positive. वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, गैस के द्वारा, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सो द गैस कूल्स ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन. क्या होगा, कूल क्यों होगा, डेल यू इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू है, और यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या होगा, यू एफ माइनस यू आई होगा, फाइनल माइनस इनिशियल. तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा इनिशियल ही क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर हमारा ज्यादा है, T1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा T2 से. सिमिलरली इफ गैस इज कंप्रेस्ड वर्क इज डन ऑन द गैस सो वर्क इज नेगेटिव. उस केस में क्या है हमारा, सो द गैस हीट्स अप ड्यूरिंग द एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड T1 क्या होगा, लेस देन होगा T2 से. क्यों, क्योंकि डेल यू इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू है, हमने यहां से निकाला है इसको पहले. ये देखिए, इस इक्वेशन की मदद से आप बोल सकते हैं ये. चलिए, सिमिलरली इसमें भी हम स्लोप निकाल सकते हैं. स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, आप इक्वेशन जानते हैं, पीवी की पावर गामा, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए. फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, गामा पी वी की पावर गामा माइनस वन डी वी प्लस वी गामा डी पी. एक बार वी को रख करिए, एक बार पी को करिए, एक बार पी को कांस्टेंट रख के वी को करिए, एक बार वी को कांस्टेंट रख के पी को करिए, तो आपको आ जाएगा. यहाँ से हमें फिर से हमें डी पी अपॉन डी वी निकालना है, डी पी अपॉन डी वी ही निकालेंगे. तो हम जब dp अपॉन डी वी निकालेंगे कितना होगा, माइनस वी ये होगा माइनस गामा, देखिए इसको डिफरेंशिएट, माइनस गामा उस तरफ ले आइए, माइनस गामा पी वी की पावर गामा माइनस वन डी वी की पावर गामा डी पी होगा, डी पी अपॉन डी वी क्या होगा, माइनस गामा पी वी गामा माइनस वन अपॉन वी गामा. एंड डी पी अपॉन डी वी यहां से निकल आएगा माइनस गामा पी वी की पावर माइनस गामा माइनस वी की पावर माइनस वन. अब v की पावर माइनस वन दिया गया, इसका मतलब वन अपॉन वी लिख सकते हैं इसको, तो ये कितना होगा, गामा माइनस पी अपॉन वी. तो डी पी अपॉन डी वी ये किसके लिए है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, स्लोप. सो स्लोप द ऑफ एडियाबैटिक कर्व कितना होगा, माइनस गामा. गामा जहां पे क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो है, सीपी अपॉन सीवी का, कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम पे रेशियो है. इसी में एक टर्म और हम डिफाइन कर सकते हैं आपके लिए, ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. आइए देखते हैं, अभी हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप निकाला था जो आपके माइनस पी अपॉन वी आया था. एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखिए लिखा हुआ है अभी तक माइनस गामा पी अपॉन वी है, दोनों का रेशियो निकालिए कितना आएगा, गामा आएगा. अरे दोनों का रेशियो माइनस माइनस कैंसिल होगा, गामा केवल यही आएगा. उस केस में देखिए क्या होगा कि सिंस गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वन, यहां पे देखिए ये हमेशा क्या होगा, गामा हमेशा वन से ज्यादा होगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं कि स्लोप एडियाबैटिक को डिवाइड कर रहे हैं आइसोथर्मल से, मतलब एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा किसके, आइसोथर्मल से. तो जब भी आपको पीवी डायग्राम ऐसे दिया गया हो तो हमेशा यह एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन एन आइसोथर्मल कर्व, मतलब हम कर्व को देख के बिना अगर ये ना दिया हो कि आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं. बाकी मैं एक बार जो है इसके लिए आपको स्लाइड और चला दूंगा. आप देखते हैं बीच में हो सकता है मैं रहूं, आपको ना दिखे, तो आप इसको पॉज करके लिखने के लिए आपको आसानी होगी.
ये आपके 6 प्रोसेस हैं, सभी के थोड़ा शॉर्टकट में आप सभी याद रख सकते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस है, क्या कॉन्सेंट है, क्या जीरो है, आपको आइडिया लग जाएगा इसमें। वर्क डन आपको याद रखना है 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 P1/P2 होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। सेम ऐसे आप एडियाबैटिक के लिए भी याद रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो एन एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन एन आइसोथर्मल कर्व। हमेशा क्या होगा, स्टीपर होगा एडियाबैटिक, किससे, आइसोथर्मल कर्व से। ठीक है, तो हमेशा एडियाबैटिक नीचे होगा, आइसोथर्मल आपका ऊपर होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, उसके बाद आगे की जो आपके कुल मिला के यही 2 मेन थे आपके, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। बाकी आपके छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन से वो खत्म हो जाएंगे, 6 आपका कल तक खत्म हो जाएगा। बाकी इसमें पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है, कॉर्नोट इंजन क्या है। ये पढ़ने के बाद ये हमारे टॉपिक खत्म होंगे और साथ में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा ये करिएगा, नोट करते रहिएगा, देखते रहिएगा, देखते समय इसको नोट्स बनाते रहिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे कल जो भी होगा नया होगा इसके हिसाब से, कि आपका ये ख़त्म होने के प्रोसेस पे हो, जिससे जितनी जल्दी ख़त्म होगा आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।